से लोग सामाजिक न्याय के मसलों पर अपनी समझ को बनाने में, उसको समृद्ध करने में उर्मिलेश जी को पढ़ते हैं, उर्मिलेश जी को सुनते हैं। दोस्तों, इस मंच पर आसीन तमाम अतिथियों के साथ इस हॉल में मौजूद तमाम लोग मैं अपनी ओर से जय भीम जय मंडल पेश करता हूँ। कटिहार की जमीन पर आते हुए बहुत खुशी हो रही है और कटिहार आते हुए कटिहार के इतिहास की तरफ हम जब झांकते हैं तो वंचितों की लड़ाई के एक बड़े योद्धा जो शायद इतिहास में भी हाशिए पर हैं। आप सबको ही पता होगा हाशिए के समाज का के नायक इतिहास में भी हाशिए पर होते हैं। वो हमारा नायक इतिहास की किताबों में हाशिए पर है, जो अंग्रेजी हुकूमत से भी जिसने बिहार में लड़ाई लड़ने का काम किया और जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो जो अत्याचार की ताकतें हैं, जो सामंती ताकतें हैं, उससे भी उन्होंने लोहा लेने का काम किया और आज़ाद मुल्क में भी 14 साल उन्होंने जेल में बिताने का काम किया। उस महान योद्धा का नाम नक्षत्र मालाकार है। आज की इस विरासत को हम सलाम करते हैं। दोस्तों, इस पूरे हॉल में एक नारा सबसे ज़्यादा जो दर्ज है, दीवारों पर टंगा हुआ है और संचालक जिस राजनीतिक धारा से जुड़े नारे को बार बार उद्धृत कर रहे हैं, वो नारा है 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा बिहार की जमीन से उठ खड़ा हुआ। 60 के उत्तरार्ध में आप सबको पता होगा कि इस मुल्क में 60 का उत्तरार्ध परिवर्तनकारी आंदोलनों की शुरुआत का दौर रहा है। एक तरफ सबसे हाशिए के लोगों ने नक्सलबारी में विद्रोह किया और जिसकी चिंगारी बिहार में, खासकर मध्य बिहार में फैली, और उसी तरह से बिहार की जमीन से समाजवादी राजनीति के भीतर से विद्रोह का परचम भी लहराते हुए जगदेव प्रसाद सामने आए, जिन्होंने ये नारा दिया था। और जगदेव प्रसाद ने समाजवादी राजनीति से विद्रोह करते हुए शोषित दल का गठन किया था और उसी शोषित दल की सरकार में पीपी मंडल मुख्यमंत्री थे। हम इस धारा को पर कम चर्चा करते हैं। ये धारा कुछ नारों तक सीमित नहीं है। जगदेव प्रसाद को हम कुछ नारों तक देखना नहीं चाहते। जो बिहार के अंदर से धारा निकल रही थी 70 के दशक के आसपास, वो धारा परिवर्तन की नई राजनीति करने की कोशिश कर रही थी। समाजवादी राजनीति के सामने जो वैचारिक समस्याएं थीं, उससे निपटने की कोशिश को धारा कर रही थी। और जगदेव प्रसाद ने क्या कहा था उस दौर में? वो ऐसी पार्टी का निर्माण करना चाहते थे, ऐसी क्रांतिकारी पार्टी का जिसकी क्रांति की धुरी सामाजिक क्रांति थी और वो पार्टी द्विज मुक्त पार्टी हो, उसमें द्विजों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते, वो एक नई राजनीति करना चाहते। वैचारिक धरातल पर वो अपनी पूरी वैचारिक दृष्टि को, अपनी वैचारिक नजरिया को द्विज प्रभाव से मुक्त करना चाहते। वो धारा बिहार से यूपी के रास्ते आगे बढ़ रही थी और 74 के उथल पुथल के दौर में जगदेव प्रसाद की शहादत होती है। वो धारा ठहर सी जाती है। ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जगदेव प्रसाद इस नारे को बुलंद किया था, उसी नारे को जमीन पर उतारने की दिशा में मंडल कमीशन की व्यापक तौर पर सिफारिशें सामने आई। और आज जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के सामने जो वैचारिक संकट है, इस बात से मैं इनकार नहीं करना चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई के सामने जो वैचारिक चुनौती, अगर उसको हल करना है तो उसका सूत्र हमें जगदेव प्रसाद की विरासत से मिलता है, इस भारत से हमें वो सूत्र मिलता है। और इसलिए दोस्तों, पीपी मंडल को याद करते हुए
उस धारा को भी, जगदेव प्रसाद की उस धारा को भी याद करना बहुत जरूरी है आज के दौर में। हम मंडल कमीशन की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए आज इकट्ठा हुए और बहुत महत्वपूर्ण सवाल के बतौर उभर कर आया इस देश की राजनीति में। तो ये तो देश की विपक्षी राजनीति का केंद्रीय सवाल है आज के दौर में, जातिवाद जनगणना का सवाल। मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंपते हुए बीपी मंडल ने भी जाति जनगणना की जरूरत को रेखांकित किया। राष्ट्रपति के नाम उनका पत्र है, उसमें भी ये दर्ज है कि जाति आधारित जनगणना आगे हो, इसकी जरूरत है इस देश को, लेकिन नहीं हुई। लंबे समय से आज़ादी के बाद से आज तक जाति जनगणना का सवाल अनत्वरित है। जाति जनगणना का सवाल नहीं, मंडल कमीशन की अधिकांश सिफारिशें कूड़ेदान में है। मंडल कमीशन की जब हम चर्चा करते हैं तो केवल 27% रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन मंडल कमीशन 27% रिजर्वेशन के ऊपर नहीं। मंडल कमीशन ने भारतीय समाज को बदलने का एक वो मंडल कमीशन महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सचमुच में अगर वो तमाम सिफारिशें लागू होती तो इस देश के अंदर संविधान जमीन पर उतरता, इस देश की लोकतांत्रिक जमीन बदलती, इस देश के अंदर इस देश की जमीन लोकतांत्रिक होती। और तब जिन चुनौतियों का मुकाबला हम आज कर रहे हैं, जिन चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व की जो ताकतें आज संविधान और लोकतंत्र को पलीता लगा रही हैं, वो ताकतें आज शायद भारत की जमीन पर नहीं होती अगर मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशें लागू होती। लेकिन ये मंडल कमीशन की उन तमाम अनुत्तरित सिफारिशों पर बात करते हुए हम अफसोस जाहिर करते हैं कि मंडल के उभार के दौर में जो राजनीतिक शक्तियां उभर कर आई, जिसके लिए मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को मैनिफेस्टो बन जाना चाहिए था, उन धाराओं ने भी मंडल कमीशन की सिफारिशों को सामाजिक न्याय का अपना मैनिफेस्टो बनाने का काम नहीं किया। इस पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। अगर हम इस लड़ाई को निर्णायक मंजिल तक ले जाना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना होगा, अपनी लड़ाई के भीतर झांकना होगा। जो राजनीति हमारा होने का दावा करती है, उस राजनीति के अंदर भी झांकना होगा, क्योंकि राजनीति की सीमाएं हो सकती हैं, सियासत की सीमाएं हो सकती हैं, हमारी आपकी सीमाएं नहीं हैं, और हमें उन सीमाओं में बंधना भी नहीं चाहिए। और हमें उम्मीद है जिस तरह का ये आयोजन है, उन सीमाओं में तो सचमुच में बनते हुए आयोजन नहीं है। आयोजकों को मैं सलाम करता हूँ कि आपने बहुत ही जरूरी विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर यह आयोजन किया। दोस्तों, मंडल कमीशन की सिफारिशें 27% आरक्षण से आगे बढ़ते हुए ओबीसी के लिए शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने को लेकर थी। मंडल की कमीशन की सिफारिश ओबीसी मंत्रालय की बात करती है केंद्र और राज्य सरकार में। मंडल कमीशन की सिफारिश ओबीसी के लिए विकास निगम बनाने की बात करती है और SC/ST के तर्ज पर वित्तीय आवंटन की बात करती है। मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि इस देश को ढांचागत बदलाव की जरूरत है। जैसा मुझे जानकारी है कि बीपी मंडल जमींदार पृष्ठभूमि के थे, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इस देश के अंदर ढांचागत बदलाव के लिए उन्होंने कहा कि तमाम राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून बनाना होगा। बिहार में भूमि सुधार आयोग बना, उसकी सिफारिशें कूड़ेदान में हैं। बिहार में चलने वाली सरकार के मुखिया सामाजिक न्याय का बारिश होने का दावा करता है। मंडल कमीशन की सिफारिशें देश के कारोबारी और औद्योगिक जिंदगी में ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करती है। इन सिफारिशों पर हमने कभी चर्चा नहीं की। हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी कारोबारी औद्योगिक जिंदगी में? जब मोदी की सरकार 2014 में आई तो आप देखेंगे कि 2014 के बाद सवर्णों की संपत्ति में हिस्सेदारी, देश की संपत्ति में हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई और अभी लगभग 90% के लगभग इस देश की संपत्ति पर उनका कब्जा है। ओबीसी की संपत्ति लगातार घटती गई और ओबीसी के पास इस देश की संपत्ति का 9% है। दलित भी 2015 के बाद लगातार उनकी भी संपत्ति में हिस्सेदारी घटती गई है और इस देश की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी 2.6%। तो अगर इस देश के कारोबारी जिंदगी में जिंदगी में ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं तो उसका रास्ता है लघु और कुटीर उद्योग।
उसका रास्ता है मझोले उद्योगों का विकास, जिसकी बात मंडल कमीशन में है, और इसके लिए अलग से वित्त की व्यवस्था की बात मंडल कमीशन में की गई है। इन सिफारिशों पर गौर नहीं किया। और ये जो मोदी का रिजल्ट है, इसमें देखेंगे कि लघु उद्योग, छोटे मझोले उद्योग वो बर्बाद हो रहे हैं और पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है। अंबानी अडानी के हाथों इस देश की पूंजी सिमट रही है, और इसलिए अगर हम चाहते हैं मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर हम आगे बढ़ें, निर्णायक लड़ाई खड़ा करें, तो इन 90 के बाद जो मंडल कमीशन की सिफारिश के लागू होने की घोषणा का समय है, उसी दौर से जो नई आर्थिक नीति इस देश में शुरू हुई, जिसने इस देश की संपत्ति को कुछ मुट्ठी भर हाथों में केंद्रित करने का काम किया, हमें उससे भी मोर्चा लेना होगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई को अगर आगे बढ़ना है इस देश में, उसे कारपोरेट कब्जा मुहिम के खिलाफ खड़ा होना होगा। इस दौर में जो पूंजीवादी लूट है उसको निशाने पर लेना होगा। आज बीपी मंडल के बात याद करते हुए इस बात पर मैं गौर करना चाहूँगा। दोस्तों, 2014 के बाद संविधान पर, लोकतंत्र पर, सामाजिक न्याय पर हमला तेज हुआ। एक निर्वात की स्थिति थी। तो गुस्ताखी करते हुए मैं कहना चाहूंगा, बहुत राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ हैं, जब हमला तेज हुआ तो विपक्षी राजनीतिक शक्तियों ने कारगर मुकाबला नहीं किया। याद करिए, सबसे पहले किसी IIT में अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर हमला हुआ, ऊना जैसी घटना सामने आई, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, 13 पॉइंट रोस्टर का सवाल आया। इस तरह से देखेंगे चौतरफा हमला दलितों, पिछड़ों पर, सामाजिक न्याय पर, संविधान पर, लोकतांत्रिक अधिकारों पर शुरू हुआ, और वो प्रतिरोध एक नए सिरे से, नए किस्म की सक्रियता सामने आई इस मुल्क के अंदर, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की। और जो अम्बेडकर का छायाचित्र हम कार्यालयों में दीवार पर टंगा हुआ देखते थे, हमने देखा उस दौर में कि संघर्ष के मैदान में, प्रतिरोध के मैदान में अम्बेडकर का छायाचित्र सामने आ गया। जिन बहुजन नायकों को इतिहास में हाथी पर डाल दिया गया था, वो बहुजन नायक नए सिरे से मैदान में आ गए, संघर्ष के मैदान में आ गए। जय भीम का नारा प्रतिरोध के नए नारे के बतौर सामने आया। नीला झंडा, इस देश में अगर प्रतिरोध का कोई रंग है तो हम जानते हैं, हम आज भी देखते हैं कि प्रतिरोध का रंग लाल है। लेकिन आप 2014 के बाद देखेंगे कि प्रतिरोध का एक नया रंग सामने आया, नीला रंग। इस देश के अंदर नीला झंडा लहराते हुए दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने इस हुकूमत का मुकाबला किया, और ये मुकाबला करते हुए सामाजिक न्याय का सवाल राजनीति के केंद्र में आया है। हम नहीं मानते कि राजनीति के गलियारे से सामाजिक न्याय का सवाल उभर कर सामने आया है। राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति के केंद्र में लाने का काम सामाजिक न्याय के सवालों को किया है, बल्कि ऐसे छोटे जगहों पर जो सामाजिक न्याय को लेकर आयोजन होते रहे हैं, पटना जैसे जगहों पर, छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से जो आवाज उभरती रही है, जो नए सिरे से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की सक्रियता सामने आई है, उसका जागरण सामने आया, उसकी एकजुटता सामने आई है, इसने हिंदुत्व के मुकाबले में सामाजिक न्याय के सवाल को खड़ा किया है। और परिस्थिति ने बाध्य किया इस देश की राजनीतिक शक्तियों को वो सामाजिक न्याय के पिच पर ही हिंदुत्व से मुकाबला करें, क्योंकि हिंदुत्व से मुकाबला केवल सामाजिक न्याय के पिच पर ही हो सकता है। और राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक पार्टियां इस पिच पर अंततः आई, और इसलिए हम मानते हैं कि मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को इस देश में अगर लागू करने की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, जातिवाद जनगणना के सवाल पर लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो ये जो नए किस्म का जागरण है समाज का, ये नए सिरे से जो एकजुटता समाज की बन रही है, इस जागरण को, इस एकजुटता को, ये जो बहुजनों की दावेदारी, इस दावेदारी को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और इस दावेदारी को बुलंद करते हुए ही हम बीपी मंडल के सपनों का भारत बना सकते हैं, जगदेव प्रसाद के सपनों का भारत बना सकते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को निर्णायक मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।